Hello friends, good morning all of you. In the previous class we have discussed about scientific method and his 6 observation. ठीक है ना। उसके अंदर हमने 6 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर 2 टाइप्स थे, पहला था क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा था क्वालिटेटिव एनालिसिस, बराबर। फिर हमने इसके बारे में वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में पढ़ा था और लास्ट में फॉल्सिफिकेशन या वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किसी भी साइंटिफिक मेथड के अंदर अगर हम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा मेथड क्या होगा, सही माना जाएगा, बराबर। इसके बाद आज हम बात करेंगे 2 चीज़ें होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे लिखूंगा, यहाँ हाल फिलहाल क्या लिखा हुआ है उससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। मैं पहले आपको समझाता हूँ, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। देखो हमने देखा था कि हमारे नेचर्स में बहुत सारे लॉ वर्क करते हैं। उन लॉ के वर्क करने के पीछे जो रूल होते हैं ना, उन रूल का एक अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो लिस्ट बहुत बड़ी होती है। तो क्या हुआ, उसके लिए 2 पार्ट कर दिए गए। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहली लाइन लिखी है, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये आपकी बुक के अंदर छुपी हुई है। मैं इनको मेरे हिसाब से बना के फिर यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद अगर अपन पढ़ेंगे तो स्कोप्स इन फिजिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। पहली लाइन आप देखिए, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स मेथड टू स्टडी फिजिक्स। यानी फिजिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास क्या थ्रस्ट होना चाहिए। पहले मैं आपको इस थ्रस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो थ्रस्ट क्या होता है, व्हाट इज थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट का हिंदी मीनिंग होता है जोर देना। थ्रस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जोर देना। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी अगर होते हैं तो उनको कुछ शब्दों का अगर ऐसे हिंदी में भी बताएंगे ना तो उनको लिए सही रहेगा। यूँ थ्रस्ट का हिंदी मीनिंग होता है जोर देना। आप ऐसे समझो, जैसे कोई अगर इंग्लिश का स्टूडेंट्स है तो उसको अगर इंग्लिश अच्छी इंप्रूव करनी है तो वो क्या करेगा, सुबह में उठ के इंग्लिश के बारे में जो लिटरेचर का नॉलेज होगा उसको लेगा। अगर किसी को संस्कृत अच्छी करनी है तो वो क्या करेगा, सुबह में उठेगा और संस्कृत को अच्छे से पढ़ेगा। तो कहने का मतलब थ्रस्ट का मतलब होता है जोर दे के पढ़ना, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, बहुत ज़्यादा तक बताना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। तो प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स मेथड टू स्टडी फिजिक्स, कहने का मतलब फिजिक्स को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए 2 प्रिंसिपल बनाए गए थे। पहले मैं आपको 2 शब्दों में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। देखो डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल, डिफरेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड फिनोमिना। अब मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल और फिनोमिना में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप ये देख लो, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड फिनोमिना। जैसे मान लो ये कोई एक पार्टिकल है और ये कोई एक दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। देयर आर 2 पार्टिकल्स हुज मास इज m1 एंड हुज मास इज m2। हम जानते हैं अगर दोनों का मास होगा यानी दोनों का वेट अगर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये लॉ है। तो अगर 2 चीज़ों के बीच में यहाँ से यहाँ, कहने का मीनिंग m1 जो है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक लॉ है। क्या लॉ है, m1 जो है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इन केस अगर ये m1 और ये m2 है और अगर ये इसको पुश करेगा और ये इसको अगर पुश करेगा, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिपल्शन। लॉ ऑफ रिपल्शन यानी खींचना और धक्का देना, ठीक है ना, दूर करना। तो 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे या फिनोमिना बोलेंगे, तो ये हमारा एक प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी ऑथेंटिक रूल को फॉलो करता है और अपन उस चीज़ को पढ़ के कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ सही है। यो तो प्रिंसिपल का मतलब वापस एक बार देख लो, 2 पार्टिकल्स है, उनका अपना अपना मास है। देयर आर 2 पार्टिकल हुज मास इज m1 एंड m2। इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर लगता है, दोनों का मास अगर होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% लगेगा। ये केपलर्स का भी लॉ है, ठीक है ना, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। और बात करते हैं फिनोमिना की, तो फिनोमिना में क्या डिफरेंस होता है ये देखो। इन शब्दों को थोड़ा आप समझोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आगे मैंने आपको बताया थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट का मतलब कुछ ऐसे नियम्स को पढ़ना, कुछ ऐसे रूल्स को पढ़ना जो अपने को आगे और आसान बना दे फिजिक्स को। फिनोमिना का मीनिंग समझो। फिनोमिना क्या होता है, देखो फिनोमिना
फिनोमिना का क्या मीनिंग होता है, आप ऐसे समझो, जैसे अर्थ मूविंग अराउंड दी सन। अर्थ जो होती है वो सन के चारों ओर घूमती है, अर्थ मूविंग अराउंड दी सन, तो ये एक फिनोमिना है। दूसरा फिनोमिना आप देखो, वाटर फॉलिंग ऑलवेज टूवर्ड्स, यानी पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो हमेशा अपर हायर मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर बहता है। इसके बाद आप ऐसा देखो, इसके बाद एक एग्जांपल अगर आप और लेना चाहो तो ये मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, एक अर्थ का एग्जांपल ले लो, एक वाटर का ले लो, और एक एग्जांपल और था, एक मिनट, हाँ हाँ एक एग्जांपल और है यूनिवर्स, एक एग्जांपल और है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मीनिंग आप समझते हो कि हमारी गैलेक्सी, वो गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार्स हैं उन सब के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे जैसे फिजिक्स और आगे बढ़ती गई तो उसके लिए एक पूरा अलग ब्रांच बना दिया गया, जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, जिसको अपन क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग ब्रांच आने लग गई, तो उन सबको पढ़ने के लिए हमने स्पेशली 2 मेथड के बारे में फॉलो किया। तो पहले मेथड का नाम था यूनिफिकेशन और दूसरे मेथड का नाम था रिडक्शन। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है उनको समझते हैं। मैंने आपको प्रिंसिपल और फिनोमिना में क्या डिफरेंस होता है ये बताया। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि कोई एक स्टेटमेंट है, जैसे कि 2 पार्टिकल्स के का अगर अपना अपना वेट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्शन करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, यानी अर्थ जो होती है वो सन के चारों ओर घूमती है, तो ये एक फिनोमिना है। वाटर जो होता है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ऐसे आता है, ये भी एक फिनोमिना है। और यूनिवर्स तो अपने आप में एक फिनोमिना है ही सही। और आगे देखो, मेरे इसमें कहने का मतलब ये है कि मैं जो चीज़ें आपको बाय एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, उन चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे ना तो फिर ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। बाकी बुक की जो किताब की जो लैंग्वेज है ना वो आपके समझ में नहीं आएगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है यूँ। अब आगे देखो, देखो 2 चीज़ें अपन पढ़ेंगे। देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरा दे रखा है रिडक्शन। रिडक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले यूनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यूनिफिकेशन क्या होता है, जैसे देखा गया कि हमने देखा कि अलग अलग मूवमेंट होते हैं, जैसे कि अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, ठीक है ना। अर्थ अराउंड दी सन, यानी अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे घूमती है, पहला फिनोमिना था। हमने देखा था वाटर जो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर आता है। इसी प्रकार हमने एक यूनिवर्स के बारे में भी देखा था। तो क्या हुआ, हर चीज़ के लिए अलग अलग लॉ बनने लग गए। जैसे कि मान लो हमने अर्थ के लिए कुछ लॉ बनाया, तो उससे रिलेटेड जो लॉ थे वो मान लो 1000 थे, बराबर। फिर हमने क्या किया, यूनिवर्स से रिलेटेड 1000 लॉ और बनाए। तो इसका मतलब 1000 लॉ तो ये और 1000 लॉ ये। फिर क्या हुआ, वाटर के लिए हमने बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसके लिए 1000 लॉ और बनाए। तो क्या हो गया कि यहाँ पर देखने पे 3000 लॉ तो ऐसे ही हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे नेचर्स के अंदर अगर हम हर फिनोमिना को देखने जाएंगे और हर एक का अगर अपना अपना एक एक लॉ बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट 11th और 12th की बुक में भी देखा जाए ना तो 100 लॉ हैं जो अपन आराम से याद कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, कहने का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो ये 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये कितने हुए 3000। अगर इन 3000 लॉ को कन्वर्ट करके किसी एक लॉ में या फिर मिनिमम 100 लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ को अगर इजी मेथड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब एक चीज़ का होना। कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, देखना। अब आप देखना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ हमारी घूम रही है। मान लो अगर ऐसे घूम रही है
तो अर्थ के ऐसे रोटेशन के दौरान ये अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो घूमने के बाद ये वापस ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर वापस ऐसे आती है। अगर हमने इसके लॉ के बारे में देखा कि अगर हम बहुत सी चीज़ों को कंबाइन करके किसी एक लॉ के बारे में बता दें तो वो यूनिफिकेशन कहलाता है, बहुत सारी चीज़ों को एक के द्वारा बताना। तो क्या हुआ, हमने देखा कि इसके अंदर ये जो अर्थ ऐसे जा रही है, अगर कोई एक ऐसा फोर्स नहीं होता तो ये अर्थ नीचे गिर जाती। तो इसका मतलब ये अर्थ अगर ऐसे जा रही तो फिर तो ये ऐसे जानी चाहिए थी। इसके बावजूद ये अर्थ ऐसे ना जाके ऐसे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी। इसका मतलब इसके जो सर्कल का राउंड है ना वो हमेशा बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशन का फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन का फोर्स काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो यहाँ पानी है, वाटर है, ठीक है ना। आपने देखा होगा वाटर का जो फ्लोइंग होता है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की होता है। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर जैसे हमने यूँ किया तो फ्लो ऐसे होगा, हमने यूँ किया तो फ्लो ऐसे होगा। अगर हम यूँ कर रहे हैं तो फ्लो ऐसे होने के बजाय इधर होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इसका रीज़न भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। और आपने देखा होगा हमारी गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार्स जैसे घूमते हैं या अपनी जगह पे बने हुए हैं, उन सब का बीच में एक जो फोर्स काम करता है ना, उन सबको कंबाइन करे तो उसका एक फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा नाम है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो अब क्या हुआ, सब अलग अलग फिनोमिना को देखा गया और देखने के बाद देखा कि इसमें ये वाला लॉ लग रहा है, इसमें ये वाला लॉ लग रहा है, इसमें ये वाला लॉ लग रहा है, इसमें ये वाला लॉ लग रहा है। तो सब में देखा गया कि मैक्सिमम टाइम सब में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। तो क्यों ना एक काम करें, 100 फिनोमिना अगर हैं, अगर अपने को 100 फिनोमिना ऐसे पता पड़ जाए जिसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो उसको अपन थोड़ा सा अलग कर देंगे। तो उन सब चीज़ों को अलग करना यूनिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। तो आपको यूनिफिकेशन का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉ। क्या कह रहे हैं, एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना, यानी अलग अलग जितने भी फिनोमिना होते हैं उन सभी फिनोमिना के लिए अगर आप 100 रूल भी काउंट करोगे ना तो उसमें से हर एक में 2 2 3 3 4 4 5 5 अगर आप ले लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा ईजी बनाना। तो क्या लिखा है, एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस वन और मिनिमम लॉ, यानी बहुत सारे लॉ अगर होते हैं, अगर आप उन सभी लॉ को एक सिंगल लॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। बराबर। तो ये अगर आपने थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे समझी हुई है तो ये डेफिनेशन आपको हार्ड नहीं लगेगी, नहीं तो ये 100% हार्ड ही लगेगी। और इसके एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ लिखे हुए, क्या एग्जाम्पल लिखे हुए, एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड। एप्पल जो होता है वो हमेशा ग्राउंड पर ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। इसमें कौन सा लॉ है, तो ग्रेविटेशन का लॉ है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वाटर फॉलिंग डाउन। पानी जो होता है वो हमेशा नीचे ही आता है, ये भी एक सेकेंड एग्जाम्पल है। अर्थ मूविंग अराउंड द सन। अर्थ जो होती है वो सन के ऐसे चारों ओर घूमती है। अगर उसके पास ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं होता तो अर्थ ऐसे घूमने के बाद में ऐसे नहीं आती, वो ऐसे घूमने के बाद में सीधी चली जाती। आप देखना, आपके पास एक स्टोन है, आपने उस स्टोन को ऐसे फेंका ऊपर, अगर आप उसको ऐसे फेंकोगे, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो स्टोन सीधा सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी का अगर फोर्स है तो वो पत्थर मतलब ऐसे जाने के बाद में ऐसे नीचे आ जाएगा वापस। तो अर्थ मूविंग अराउंड द सन आर फिनोमिना एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल लॉ। कहने का मतलब इन सभी लॉ के अंदर जो रूल लग रहा था उन सबका एक ही नाम दिया गया और उसका नाम दिया गया ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ना, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन सबका कंबाइन एक नाम बताया, यानी सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सारे फिनोमिना का अगर अलग अलग काउंट किया जाए तो ऐसे 100 चीज़ अगर होगी उसमें से 10 चीज़ों को बाहर निकाल देना कि 10 चीज़ें ऐसी है जो इन 100 को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। बराबर। अब आगे देखो, और एक चीज़ है इसके अंदर रिडक्शन। रिडक्शन के ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिडक्शन का मतलब कम करना। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, कम करना। कैसे, मैं इसको थोड़ा और समझाता हूँ आपको। देखो, तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, इसको मैंने समझा दिया इसलिए, ठीक है ना। एक बार मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि, तो देखो हमने यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि मैनी लॉज को अगर रिप्रेजेंट करने का एक सिंगल वे हो, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं। तो यूनिफिकेशन के बारे में अपन ने पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। ये नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। देखो रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन का मीनिंग होता है कम करना, कम करना। कैसे, देखो
इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लेक्स प्रोसेस में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अगर कोई भी है, जैसे कोई प्रोसेस ऐसी जो बहुत हार्ड है, उसको अगर आप सिंपल बना देते हो तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लेक्स प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट करना रिडक्शन कहलाता है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल से बात करूँगा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप ऐसे समझो, पावर हाउस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी आपके होम तक आती है, ठीक है ना, और आप क्या करते हो, उस लाइट का यूज़ करते हो नाइट के टाइम पे। तो पावर हाउस के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जो बनी, उसके अगर हर एक लॉ को पढ़ा जाए, मतलब कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या हुआ, कैसे उसके अंदर चेंजेस हुए, उन सभी लॉ को अगर एक एक करके देखा जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, सबको एक एक करके सेपरेट कर दिया गया और उन लॉ के बारे में पढ़ा गया। इसका ये अलग लॉ है, इसका ये अलग लॉ है, इसका ये अलग लॉ है। तो वो जो इतनी सारी प्रोसेस थी, उतनी सारी प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद में उन सब के बारे में देखा गया। तो कॉम्प्लेक्स मेथड जो होता है ना, उसको आप सिंप्लेक्स मेथड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो पावर हाउस है। पावर हाउस का मीनिंग तो समझते हो ना, जहाँ से अपनी लाइट आती है। तो पावर हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, हाउ टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, मैं पूरा आपको एक डिटेल से समझाता हूँ। देखो ध्यान से इसको समझ लोगे, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपको समझ में आ जाएगी। देखो आप ऐसे समझो, मैं पूरा प्रोसेस से आपको यहाँ बताता हूँ कि रिडक्शन होता क्या है। बुक के अंदर रिडक्शन की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। पावर हाउस के अंदर, सॉरी वापस पे लिखने में आ गया, पावर हाउस HOUSE, आप ऐसे समझना, ये हमारा पावर हाउस है। और इस पावर हाउस के अंदर हमने क्या किया, कॉइल, कॉइल का मतलब समझते हो ना, कोयला, COAL, कॉल COAL, उस कॉल को हमने बर्न किया। क्या किया, बर्न किया। आप ऐसे समझो, पावर हाउस का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर एक कॉल था। उस कॉल एक का मतलब बहुत सारे कॉल्स थे, उन कॉल्स को हमने बर्न किया। कॉल को हमने क्या किया, बर्न किया। मैं इसको सिस्टम बाय आज थोड़ा डायग्राम से बता रहा हूँ। उस कॉल को हमने क्या किया, बर्न किया। अब आप एक बात जानते हो, किसी भी चीज़ को अगर आप बर्न करोगे तो उससे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो क्या हुआ, बर्न करने से हीट निकली। क्या निकली, हीट। हीट का मतलब होता है गर्मी, ठीक है ना, उष्मा। तो वहाँ से क्या निकला, हीट निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल को अगर हमने बर्न किया तो केमिकल एनर्जी जो थी, केमिकल एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को अगर आप बर्न करते हो तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। अब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी जो थी कोल को गर्म करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। अब हम जानते हैं कोई चीज़ अगर गर्म है तो वो उसको क्या करेगी, गर्म करने का काम करेगी। तो हीट एनर्जी से हमने क्या किया, किसी चीज़ को बर्न किया। क्या किया, आप ऐसे समझो, वाटर ही मान लो, हमने हीट एनर्जी से वाटर को गर्म किया। अब क्या हुआ, उसको बर्न करने से क्या बना, स्टीम बना। क्या बना, स्टीम। स्टीम का हिंदी मीनिंग होता है भाप। क्या होता है, भाप। जैसे आप देखते हो ना, आप अपने घर में कुकर के अंदर जैसे कुछ चीज़ बनाते हो तो उसके जो प्रेशर होता है ना, जिसके कारण वो सीटी ऐसे ऊपर आती है, तो उसी को अपन स्टीम कहते हैं। तो हमने देखा कि हमने पावर हाउस के अंदर कोल को बर्न किया, बर्न करने से उसमें हीट जनरेट हुई। उस हीट से केमिकल एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उस चीज़ को फिर बर्न किया। बर्न करने पे उसमें स्टीम बनी। अब आप थोड़ा इमेजिन करो, जैसे एक बलून है, उस बलून के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम भरा हुआ, मतलब पानी भरा हुआ, वाटर भरा हुआ, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे उस बलून का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब आप एक काम करो, उस बलून के अंदर एक छोटा सा होल बनाओ। जो होल बनाओगे, अगर वो होल साइज में छोटा होगा तो उसमें जो फ्लो होगा ना पानी का, वो बहुत ज़्यादा होगा, और वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका फ्लो कम होगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ, अगर एक स्टीम को हम किसी एक ऐसे
मतलब पॉट के अंदर बंद कर दे, बिल्कुल एकदम पैक कर दे, तो वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उसको वैसे बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया, हमने हीट एनर्जी को क्या किया, थोड़ा सा बर्न किया, उसमें स्टीम बनी और इस स्टीम को एक ऐसे बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर ये बहुत सारी स्टीम भरी हुई है, ऐसे समझो आप, इस बॉक्स के अंदर, इसको अपन कहते हैं स्टीम बॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीम बॉक्स। इसका एग्जांपल सिंपल सा है कि वो उसका जो प्रेशर होगा ना, वो उसको ऐसे ज़्यादा और बढ़ाएगा, अगर बढ़ाएगा तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या किया, इस स्टीम के पास में यहाँ पे हमने एक छोटा सा ऐसे नोजल बना दिया। क्या बना दिया, नोजल बना दिया। नोजल का मतलब छिद्र बना दिया। अब आप जानते हो नोजल जितना, आप ऐसे इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, उसमें से अगर एक इतना पाइपलाइन जा रहा है तो पानी के अंदर का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप उसका एरिया बढ़ा दोगे, एरिया अगर कम होगा तो फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो फ्लो धीरे धीरे होगा। बस यही बात यहाँ पर भी थी कि हमने इस स्टीम बॉक्स को एक नोजल से ऐड कर दिया और इस नोजल को एक टरबाइन लगा दी। टरबाइन का मतलब एक ऐसे पंखे के टाइप होता है जो ऐसे गोल 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 घूमता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से नोजल निकलेगी, जब नोजल यहाँ से निकलेगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ mv² होती है। अब क्या हुआ, जैसे ये नोजल में से ये स्टीम तेज रफ्तार के साथ में निकलेगी, ये क्या यहाँ टरबाइन से टकराएगी। आप ऐसे समझो ये टरबाइन है और अगर ऊपर से जैसे वाटर आता है तो वाटर अगर ऐसे आएगा और टरबाइन के इसके जो फैन होता है ना, यहाँ पे इसको अगर टच करेगा तो टरबाइन ऐसे घूमेगी, तो टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमेगी। पानी अगर गिरता रहेगा, वाटर जैसे जैसे गिरेगा, टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमेगी। तो टरबाइन के अंदर जैसे ये स्टीम का फ्लो इसमें से आता है तो ये टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमने लग जाती है। तो टरबाइन अगर गोल गोल घूमेगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी, रोटेशनल। रोटेशनल एनर्जी का मीनिंग काइनेटिक एनर्जी से ही है कि हमने यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी थी मोशन के दौरान वो ऐसे गोल गोल घूमने लग गई है, तो उसके पास रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी। रोटेशनल एनर्जी आने के बाद में हमने क्या किया, इस टरबाइन के पास में, मैं थोड़ा सा, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्या पता, चलो इधर लिखता हूँ पर इधर मिटाना पड़ेगा, चलो यही बता देता हूँ, दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो तो मैंने क्या किया, इस टरबाइन के पास में एक इलेक्ट्रिक कॉइल लगा दी। इस टरबाइन के पास में मैंने एक इलेक्ट्रिक कॉइल लगा दी और इस इलेक्ट्रिक कॉइल के बीचों बीच में एक मैग्नेट लगा दिया। क्या लगा दिया, एक मैग्नेट लगा दिया। अब आप 12th क्लास में जब आओगे ना तो आप फेराडे का लॉ पढ़ोगे कि अगर कोई चीज़ अगर ऐसे घूमती है ना तो मैग्नेट के चारों ओर अगर उसको मोशन मिलता है, रोटेशनल एनर्जी मिलती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, इस मैग्नेट के चारों ओर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगे, बार 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 बार, जितनी ज़्यादा तेज गति से घूम सकते थे वो ऐसे ऐसे मोशन करने लगे। फिर हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऐसे 2 वायर से कंबाइन कर दिया। ऐसे 2 वायर ले लिए पतले पतले और 2 वायर से कंबाइन कर दिया और इन वायर को ऐड करके हमारे घर के अंदर ले आए और हमको क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी, हमको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो आपने देखा कि पावर हाउस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी ना, वो हमारे होम तक आने में कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हुई। मैं वापस रिमाइंड करवाता हूँ। देखो ये हमारा पावर हाउस है, इसमें हमने कोल को बर्न किया। कोल को बर्न से करने से क्या होगा, हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी। हमने उस हीट एनर्जी में देखा कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बर्न करने पे। तो इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। फिर हमने देखा उस हीट एनर्जी से हमने किसी चीज़ को बर्न किया। अब वाटर ही मान लो, हमने उस चीज़ को अगर बर्न किया तो वहाँ से क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। उस स्टीम को हमने एक स्टीम बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब हम जानते हैं अगर स्टीम किसी बॉक्स के अंदर बंद है तो वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अगर हम उसका नोजल बड़ा बनाएंगे, यानी उसका एरिया अगर ज़्यादा करेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी, उसका एरिया अगर हम कम करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो उसके पास स्पीड है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास फोर्स है, उसके पास एक्सेलरेशन है। तो हमने क्या किया, इस स्टीम बॉक्स को एक नोजल से ऐड कर दिया और इस नोजल के जस्ट पास में एक टरबाइन लगा दी। उस टरबाइन के बीचों बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक कॉइल लगाई, जो फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके पास अगर रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना वो ऐसे गोल गोल होने लगता है। और यहाँ से हमने 2 वायर लिए और उनको ऐसे ऐड कर दिया। और यही वायर हमारे, आपने देखा होगा ऐसे पिलर जो रास्ते में लगे रहते हैं, इसके द्वारा अपने होम में आती है। तो हमने देखा कि एक पावर हाउस में कोल से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे होम तक अगर आती है तो देखो कितने पार्ट्स के अंदर उसको टुकड़ों में बांट दिया। अगर इसी चीज़ को किसी एक में कंबाइन कर दे तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या हुआ, बहुत सारे प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसका अलग लो, इसका अलग लो, केमिकल का अलग लो। इसके बाद ये नोजल वाले में कुछ और देखा, इसमें वॉल्यूम का प्रेशर लग रहा है वगैरह, स्टीम के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक कोइल के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा।
तो ये सारी प्रोसेस को हमने पढ़ा और देखा कि बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड को हमने बिल्कुल सिंप्लेक्स बना दिया, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव, मतलब समझने के लिए और किसी चीज़ को डिराइव करने के लिए द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और मैक्स कॉम्प्लेक्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर यानी किसी भी ऑब्जेक्टिव जो किसी लॉ को फॉलो करता है उसकी मैक्सिमम की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होती है उसको द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिंप्लेक्स यानी उसकी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी को हम सिंप्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। कंस्टिट्यूएंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट, कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो प्रोसेस होती है ना इसको हम किसी एक प्रोसेस के अंदर करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स कर देते हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं रहे तो सिंपल सा याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लेक्स सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन रिडक्शन कहते हैं, बराबर। तो हमने यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा। यूनिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है 1000 लॉ को अगर आप किसी सिंगल लॉ में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो यूनिफिकेशन कहलाता है। और मैनी थिंग्स के लिए, हर एक के लिए अलग अलग लॉ होते हैं, उन सभी लॉ को कंबाइन करके किसी एक लॉ में बता दिया जाए यानी प्रोसेस को रिड्यूस करना, रिड्यूस टू प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, बराबर। तो ये दो चीज़ें आपके अंदर थी, ये वाला मैंने आपको लिखवा के रखा था, यानी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था नोट्स के फॉर्म में, बराबर। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स और है वो मैं आपको लिख के और भेज दूंगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ओके, थैंक यू।